हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिन भर की प्रमुख जो खबरें जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे करंट अफेयर्स जिनको हम मल्टीपल सोर्सेज से कवर करेंगे। इनमें सोर्सेज कौन कौन से होंगे तो आप देख सकते हैं इसमें हिंदू एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, टाइम्स नाउ, वेरियस मल्टीपल सोर्सेज के माध्यम से जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर टू द पॉइंट बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए टू द पॉइंट चीज़ों को समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो करंट होगा उसके पीछे का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे स्टैटिक से रिलेटेड हैं उन सबको भी हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारा जो एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, यानी कि आप में से मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग इस जो वीडियो है इस रिवीजन वीडियो को करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं या फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपका जो एक सीरियस एस्पिरेंट ना होने की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। सो मैं आप सबसे यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं तो इट्स ओके स्टार्टिंग में, नहीं कर पाते इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इसका आंसर आप लोग कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप में से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। G7 समूह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत के बारे में यहां पर पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है ये आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए बनाया गया एक मंच है। दूसरा कह रहा है इसकी सदस्यता में केवल 7 देश जो शामिल हैं और कई अन्य इकाई जो है कोई अन्य इकाई जो है उसमें भाग नहीं लेती। यूरोपीय संघ इसके शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है, इसके निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और मैं आप में से चाहता हूं कि जितने भी लोग इस रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं उनमें से हर एक व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे ना। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, तो सीधे टू द पॉइंट हम चलते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, क्या है मामला, ये अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में है, तो हम देखेंगे कि अभी जो आपका जो लखनऊ है, लखनऊ ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की जो हमारी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है इसमें शामिल होने के लिए अपना जो नॉमिनेशन है वो नॉमिनेशन प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि जो लखनऊ है वो खाने पीने के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो लखनऊ ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की विरासत स्थल वाला जो शहर है, स्पेशली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में, तो उन सभी चीज़ों की इस कैटेगरी में अपने आप को यहाँ पर नामांकित कराने के लिए चीज़ों को रजिस्टर करा है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं इस लिस्ट के बारे में। तो हम देखेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या है इसका पूरा मामला। तो ये दरअसल 2004 में इसको एस्टेब्लिशमेंट करा गया था ताकि उन सभी शहरों के बीच में कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जो क्रिएटिविटी को और साथ ही साथ सस्टेनेबल जो हमारे यानी कि सतत शहरी विकास है उसको वो साथ में लेके चलते हैं। उन सभी के लिए उन सभी को एक स्ट्रेटेजिक रूप में उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिल सके, इसलिए इसको यहाँ पर शुरू करा गया था। ऑब्जेक्ट यहाँ पर यह है कि जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के जो लक्ष्य हैं उन सभी को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें रहीं, इनइक्वालिटी रहा, शहरीकरण जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तरीके से हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों में लचीलापन लेके आना ये इसका उद्देश्य था, इसलिए इस यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बनाया गया था। लक्ष्य क्या है, ये जब जो सभी हमारा जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है, तो ये सिंपल सी बात, ये उन शहरों को मान्यता देता है कि क्रिएटिव शहरी विकास का एक अनिवार्य घटक है, यानी कि वो जो शहर हैं क्रिएटिविटी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी भागीदारी से कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है और एक इंटीग्रेटेड तरीके से, सतत तरीके से शहरों का जो एक डिजाइनिंग या फिर उनका जो हमारा जो विकास है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें देखो क्रिएटिविटी भी रहेगी, रचनात्मक भी रहेगी, इनोवेशन भी यानी कि नवाचार भी रहेगा। इन सभी के माध्यम से शहरों को डेवलप करा जाता है और साथ ही साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में जो निर्माता और पेशेवर हैं उनके लिए जो अवसर हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इनमें यूनाइटेड नेशन की जो सतत विकास के एजेंडा हैं इनको प्राप्त करना होता है, यानी कि जो भी हमारा एक जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कौन शहर क्या अपनी क्रिएटिविटी को लेके आके यानी कि जो अपना डेवलपमेंट इस प्रकार से कर रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब अगर हमने इस लिस्ट के बारे में बात करी है तो इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो इसके अंदर शामिल हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शहरी विकास का एक अनिवार्य घटक है ये उनको मान्यता देते हैं। इसमें जो सभी हमारे जो सभी के सभी जो सभी सिटीज़ हैं वो सभी हमारे यहाँ पर शामिल रहेंगे। इंडिया के कौन कौन से जो ऐसे सिटीज़ हैं जो इस नेटवर्क में हिस्सा यानी कि इस नेटवर्क का हिस्सा हमें देखने को मिलेंगे, तो रिसेंटली 2 सिटी हमें देखने को मिले थे, कोझिकोड। अब आपको शहर पता है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो शहर किस चीज़ की वजह से वो उसमें शामिल करा गया, क्योंकि हो सकता है आपको मिलान में या फिर सही युग्म सुमेलित में से इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बने, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो कोझिकोड को लिटरेचर के लिए शामिल किया गया था और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए। तानसेन जी के बारे में आप जानते होंगे, वहीं से बिलोंग करते हैं।
अब इससे पहले जितने सारे सिटी हमारे यहाँ पर शामिल हुए थे, जयपुर को आप देख सकते हैं शिल्प के बारे में, वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत के बारे में, मुंबई फिल्म, हैदराबाद खान पान, तो इसी कैटेगरी में अगेन आपका जो लखनऊ है उसने भी यहाँ पर नामांकन करा है। ये सभी शहर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। खत्म। जितना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए टू द पॉइंट सिर्फ उतना पढ़ेंगे, फालतू की इधर उधर की चीजों को शामिल नहीं करेंगे। दूसरी हमारी जो न्यूज है उस पर आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके जो एक इंफॉर्मेशन है उसे आप मैं वाफिक कराना चाहता हूं। आप केवल ₹1 में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो टॉपर्स हैं या फिर जो रैंकर्स हैं जो ऑलरेडी ऑफिसर अब बन चुके हैं उनसे आपको गाइडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सबकी रैंक और इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर विदाउट जो रैंकर्स हैं उनके साथ में, सेशंस आपको उनके साथ में यहाँ पर मिलेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सब लोग जाके टैप करना और उसको जाके ज्वाइन कर लेना। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे बैचेस के बारे में। तो आगाज ये हमारा बाइलिंगुअल 27 के लिए है, ये हमारा हिंदी के लिए 27 के लिए, ये 26 के लिए इंग्लिश का, और यहाँ पर बाइलिंगुअल 2028 के लिए नीव। ये सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी। ध्यान रखिए अगर आपको किसी भी बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगर आप शुभ 50 ये अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली सीधे मेरे साथ जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पर मुझे मैसेज करके मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग केवल मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस कोर्स को अब केवल 2999 में, ये जो मॉड्यूल्स हैं सभी इनके साथ में भी इन सभी चीजों को खरीद सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब हमारा जो दूसरा और अगला प्रमुख जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर हम यहाँ पर मूव करते हैं। ये है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो पूरी दुनिया के वैश्विक स्तर पर एजुकेशन की क्या कंडीशन है, इस चीज के जो डेटा है वो रिफ्लेक्शंस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे ना। ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो जरूरी है, लेकिन इसमें जो डेटा दिया गया है उसको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी जरूर शामिल करें, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग में जब आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके आंसर की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस डेटा का इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। तो हम देखेंगे यहाँ पर जैम यानी कि वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम, इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में स्कूल से बाहर रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या अब अनुमानित है 272 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले अनुमान 2.1 करोड़ से अधिक है। यानी कि बच्चे शिक्षा से और ज्यादा वंचित होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप मान लो ऐसे लिख रहे हैं एडुकेशन के ऊपर, कोई आंसर लिख रहे हैं एडुकेशन के ऊपर, तो इस डेटा का प्लीज इस्तेमाल वहां करें। और भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरअसल ये जो रिपोर्ट है एक वार्षिक प्रकाशन है और ये यूनेस्को के द्वारा इसको जो है यहाँ पर प्रकाशित करा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, ये एडुकेशन के सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हमारे जो सभी रुझान हैं उन पर जो आपका एविडेंस बेस्ड स्टडी है, ऐसा एवेल्यूशन इसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट की शुरुआत 2002 में एडुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट इसके रूप में हुई थी। 2016 में इसका नाम बदल के वर्तमान नाम जो है वो वर्तमान नाम इसका रखा गया। तो क्या नाम था स्टार्टिंग में, नाम क्या बदला गया, मैं आपको सिर्फ उतनी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन, कोई ये नहीं कहानी में यहां पर लेके लाऊं, नहीं, एक एक स्टेटमेंट आपके लिए इतना जरूरी है जो कि आपके एग्जामिनेशन में एज अ स्टेटमेंट सीधा सीधा छप सकता है। तो एक जो कंटेंट का लेवल है वो आपकी समझ में आएगा लंबे समय तक अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो। अब इस रिपोर्ट के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं इस रिपोर्ट के, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया एजुकेशन के जो भी हमारे सभी ट्रेंड्स हैं उनका एवेल्यूएशन करना, उनके मूल्यांकन करना, निगरानी करना, और साथ ही साथ जब भी कोई ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी आ रही है हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से तो उसमें वो अपने जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, अपनी कुछ स्टडीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं, उन सभी को जो है वहां पर कोट करेंगे, उन सभी का वहां पर संदर्भ देंगे। ठीक है, तो सो दैट हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में यहाँ पर हेल्प हो सके। अब कुछ हाईलाइट देख लेते हैं वर्ल्ड के ग्लोबल के स्तर पर, ग्लोबली अगर हम ट्रेंड्स कुछ देखें तो उनमें बात करेंगे। और यहां पर बताया गया कि 2025 तक देश अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों से 7.5 करोड़ मिलियन पीछे चल रहे होंगे। इतना पूरे वर्ल्ड के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि अपने टारगेट से बहुत पीछे हम चल रहे हैं एजुकेशन के मामले में। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के मॉडल अनुमान ये मानकर लगाए गए हैं कि स्कूल उम्र की आबादी का शिक्षा प्रणाली में पारगमन एक समान गति से होता रहेगा, यानी कि ऐसी सारी चीजें चलती रहेंगी। अब ये जो मॉडल यहाँ पर लाया गया है, अब जैसे अलग अलग जो डेटा के सोर्सेज हैं, जैसे हमारे प्रशासनिक जो रिकॉर्ड्स हैं उनको शामिल करेंगे, ऐसे सर्वे हैं, जनगणना का यूज किया है, ताकि जो क्षेत्रीय और वैश्विक औसत हैं उनमें एक जो रुझान है, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को समझने की कोशिश करी जा सके। तो बस जो कुछ डेटा है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं, वो क्या आपके लिए जो चीजें आपके लिए यहाँ पर जरूरी हैं। ये न्यूज काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार पीएम मोदी साहब जो है अपना यहाँ पर साइप्रस की जो यात्रा है उस पर गए हैं, तो डेफिनेटली पहली बार अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर पीएम ने अपने हाल में 5 दिवसीय 3 देशों के दौरे की शुरुआत करी, और ये दौरे की शुरुआत हुई थी साइप्रस से। ये 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्वीपीय देश की पहली यात्रा है, यानी कि 20 साल में लगभग किसी पीएम ने पहली बार यात्रा करी, तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये रियल में दरअसल यहाँ पर।
अब मैं आपको साइप्रस के बारे में बताऊंगा। तो जैसा हमारा ट्रेंड होता है कि पहली बार कोई यात्रा हुई है इतने दिनों में, सो डेफिनेटली हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमारे यूपीएससी की अप्रोच से कि जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैपिंग में इसकी लोकेशंस क्या है, कौन सा सागर इसके आसपास है, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है, उन सभी अप्रोचेस को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। तो साइप्रस दरअसल एक यूरेशियन हमारा आइलैंड कंट्री है जो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, और ये अनातोलियन प्रायद्वीप यानी कि एशिया माइनर या फिर आधुनिक तुर्की के दक्षिण में स्थित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, राइट। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर ये रहा तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, यानी कि साइप्रस को दो हिस्सों में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये बेसिकली अभी और भी आगे मैं आपको मैप्स हैं उनको दिखा रहा हूँ, राइट। जो इसका क्षेत्रफल है वो 9251 वर्ग किलोमीटर है, और ये सिसिली और सार्डिनिया इसके बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली और सार्डिनिया आपको यहाँ पर जो इटली वाले पार्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। अब राजधानी कहाँ है इसकी? निकोसिया, और राजधानी की आप जो लोकेशन है वो लोकेशन देखेंगे तो ये रहा निकोसिया, यहाँ पर मैप के पास में आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। मुख्य शहर कौन कौन से हैं? तो इसका जो लिमासोल है, लारकाना है, ये सभी मुख्य शहर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दरअसल दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस और साथ ही में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो कि आपका साउदर्न पार्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अगर आप वर्ल्ड में लोकेशन देखेंगे तो कुछ काइंड ऑफ यहाँ पर ये जो इसकी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको मैप में कुछ और चीजें देखनी है। आप अगर यहाँ पर देखें तो साइप्रस की कंडीशन जैसे मैंने बताया कि ये द्वीपीय देश है, तो द्वीपीय देश है, तो ये रहा आपका साइप्रस, यानी कि ये रहा एग्जैक्टली इसकी लोकेशन। मेडिटेरियन सी में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। इसके आसपास के कंट्री आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा टर्की, यहाँ पर आपको निकोसिया इसकी राजधानी, यहाँ पर सीरिया, यहाँ पर लेबनान, यहाँ पर इजराइल। और इसी वजह से, क्योंकि आप लोग जानते हैं इजराइल ईरान के बीच में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से भी, क्योंकि आसपास का रीजन है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो जाती हैं। साइप्रस भौगोलिक रूप से पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करें, यानी कि पॉलिटिकली अब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है? सीरिया, ईरान, जॉर्डन, इजराइल वाला, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये ग्रीस और ये सारा कौन सा एरिया आ जाएगा? यूरोप वाला एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो उसका कनेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये आपको एज ए स्टेटमेंट मिल सकती है एग्जामिनेशन के अंदर कि ये पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा न्यूज में रहा है मामला, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब स्थिति देखें तो ग्रीस के दक्षिण पूर्व में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ तुर्की के दक्षिण में, और लेबनान और सीरिया के पश्चिम में, और मिस्र, इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा पट्टी इनके उत्तर में। क्योंकि जो अगर कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी अगर कोई यात्रा हो रही है, तो वो उसके जो बॉर्डरिंग एरियाज कंट्री हैं या फिर कौन कौन से देशों के साथ वो सीमा साझा करता है, कौन से सागर से उसकी सीमाएं लगती हैं, वो सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थोड़ा और जानते हैं साइप्रस के बारे में, रिलीवेंस काफी ज्यादा हो गई है इसकी अभी, क्योंकि इसकी जो कल्चर है दो चीजों में, दो तरीके से विभाजित है। उत्तर में तुर्की साइप्रस और दक्षिण में ग्रीक साइप्रस। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो आप यहाँ पर देखेंगे दो तरह से यहाँ पर ये बटा हुआ है, तुर्की साइप्रस और यहाँ पर हम देखेंगे ग्रीस साइप्रस साउथ में। तो नॉर्थ साउथ दोनों तरीके का जो डिवीजन है वो मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया था। जलवायु कैसी है यहाँ पर? तो जब यहाँ पर देखेंगे समशीतोष्ण और भूमध्य सागरीय जलवायु है। मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर में है तो जलवायु वैसी मिलेगी। गर्मियों में शुष्क और सर्दियों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर बारिश होती है। और सर्वोच्च बिंदु इंपॉर्टेंट है माउंट ओलंपस, और ऊंचाई इसकी कितनी है? 1952 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये था टू द पॉइंट, जितना हमें जानना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए उतना हमने जाना, कुछ भी इधर उधर का फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं। अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों का प्रिय हो सकता है, गोवा के नाम पर यही चीजें याद आ जाती हैं, तो ये काइंड ऑफ सोमरस जैसी चीजें हैं, कुछ पेय पदार्थ हैं, उनके बारे में हम बात करें। इसका नाम है फेणी। तो दरअसल गोवा की पारंपरिक फेणी, जिसे आमतौर पर ओजो फेणी के तौर पर जाना जाता है, इसे अब भौगोलिक संकेतक यानी कि जो जीआई टैग है, इसे जीआई टैग मिल गया है। तो ये आप यहाँ पर इसकी जो बॉटल्स हैं, जो लोग गोवा जाते हैं उनको काफी इसका अंदाजा हो सकता है, ठीक है। अब इस फेणी के बारे में बात करेंगे तो क्या है ये फेणी? अगर इस फेणी के बारे में हम लोग बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये एक पारंपरिक रूप से भारतीय मादक पेय है ना, यानी कि जिन लोगों को सोम रस का, हालांकि अल्कोहल का किसी भी रूप में जो कंजप्शन है वो हानिकारक है। आप लोग कहें कि मास्टर ये क्या बता रहा है, बट यस जीआई टैग मिला है तो इसलिए आपको बताना जरूरी है, बट नहीं करें ऐसी चीजें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन स्पेशल ये कि केवल और केवल ये गोवा में बनती है, इसलिए स्पेशल है। और जीआई टैग का मतलब ये होता है कि किसी विशेष क्षेत्र से उसका कोई संबंध हो या फिर उसकी विशेषताएं वहां पर रिफ्लेक्ट होती हो, तो इसलिए अभी इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला है। इसमें या तो काजू के फल या फिर नारियल के रस का जो फर्मेंटेशन है वो किया जाता है, और 2 बार यानी कि जो हमारा आसवन की विधि है, इस प्रक्रिया से इसको यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। ये एक मजबूत पारदर्शी शराब होती है जिसका स्वाद बहुत स्पेशल होता है, अनोखा होता है, इसीलिए गोवा में जाके लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। गोवा में जाके लोग इसको मजेदार तरीके से इसका जो आस्वादन है वो लेते हैं।
अब आइए, इसका जो हमारा सीधी सी बात है, अब कोई ऐसी चीज़ है तो हमें तो उसका जो एजुकेशनल जो हमारा पर्सपेक्टिव है एग्जामिनेशन के माध्यम से वो जानना होगा। तो ये हिस्ट्री देखें तो इसको 1600 के दशक में पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाली जो मिशनरियाँ थीं, जब वो व्यापार के लिए भारत में आए थे तो उनके द्वारा यहाँ पर लाया गया था। और आप लोग जानते हैं यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उन सब चीज़ों को छोड़ के गए, तो उनमें से एक ये भी चीज़ है, इसको भी यहाँ पर छोड़ गए। अब उन्होंने अपने साथ काजू के पौधे भी लाए और साथ ही आसवन की विधि भी सिखाई, यानी कि उन्होंने इसको यहाँ पर बनाना सिखाया। बाद में स्थानीय लोगों ने इसको सीख लिया, यानी कि हम जानते हैं हम सभी की जो संस्कृति है उनका जब मिक्सचर होता है तो कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। हमने उनसे इन चीज़ों को सीख लिया, ठीक है। जो लोग फेंडी बनाते थे उन्हें भट्टिकर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में ये टर्म सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भट्टिकर किससे संबंधित है। वो मिट्टी के बर्तनों में आग पर ऐसे बनाते थे। आज के समय में मिट्टी के बर्तन पर नहीं बल्कि उसको तांबे के बर्तनों के ऊपर कॉयल मेथड है, इसके द्वारा, कॉयल मेथड के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, कुछ ऐसी इमेजेस आप इंटरनेट पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ जो फ्रूट्स हैं इसको इस तरह से पैरों से कुचल के फर्मेंटेशन की जो विधि है उसके माध्यम से जो है बनाया जाता है। मैं कितना भी इसको दिखा लूं, पीने वाले जो लोग हैं वो फिर भी इसका आस्वादन करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एनीवेज, अगर इसके बारे में बात करें तो एक श्रम साध्य यानी कि मेहनत काफी लगती है और एक प्रोसेस भी लंबा होता है। वैसे भी मादकों के बारे में जितना मैं जानता हूं, मैंने कहा सुना इधर उधर का जो जितना मैंने जाना है, वो लोग ऐसे बताते हैं कि जितना पुराना उतना ज्यादा बेहतर। तो ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और कोई भी ऐसा टेक्निकल इक्विपमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। और 4 चरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो जो काजू के फल हैं उनकी कटाई करी जाती है, फिर उनसे जूस निकाला जाता है और पैरों से काजू फलों को रौंद कर, यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पड़ा हुआ है और इस जूस को यहाँ पर निकाला जाएगा। फिर इसका फर्मेंटेशन है, आसवन और संघनन होगा। फिर भट्टी की आंच जो है लकड़ी की आग पर इसको रखा जाता है। फिर इसका जो आसवन है, फेंडी को फिर कुछ महीने तक परिपक्व किया जाता है और अंततः बोतल में भरा जाता है। फिर यहाँ से पूरी दुनिया से लोग, पूरे भारत से लोग गोवा में जाते हैं। फिर इसका जो आनंद है वो आनंद उनके द्वारा लिया जाता है। ये था हमारा फेंडी के बारे में सब कुछ, जितना हमारे लिए जरूरी था जाना, कहानी खत्म। अगला, आगे हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। अभी क्यों हाल फिलहाल में चर्चा में है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जल गंगा संवर्धन अभियान, इसकी शुरुआत के बाद नर्मदा नदी की सहायक नदी घोड़ा पछाड़, इसका जो पुनर्जीवन है वो खंडवा जिले में अभी किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर नर्मदा नदी के बारे में आप देखेंगे तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि ये जो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी दिशा में बहने वाली, यानी कि किस तरह से बह रही है, तो ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है, वो नदी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इनमें से नर्मदा, ताप्ती और माही, ये ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अदरवाइज जो सामान्यतः नदियों का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व देखने को मिलेगा, लेकिन ये नदियां ऐसी हैं कि इस तरह से बहेंगी। रीजंस अलग अलग देखेंगे, भ्रंश घाटियां वगैरह, उन सभी रीजन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी अरब सागर और गंगा घाटी की एक महत्वपूर्ण मार्ग रही है। ये दूसरी सदी के यूनानी जो भूगोलवेत्ता हैं प्लोटमी, उनसे नदी को नमाड़े, उनके द्वारा ऐसा बोला गया था उस नदी को। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ से अमरकंटक का जो एरिया है, यहाँ से इसका ये यहाँ से ओरिजिन होगी और इस तरह से आगे बढ़ती हुई काफी इसकी जो आपको जो एरियाज हैं, पूरा जिस एरिया को, जिस रूट को ये कवर कर रही है, कहाँ पर जाकर किस तरह से ये वेस्ट की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में आपको यहाँ पर गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन जानेंगे। तो ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका जो लोकेशन बनी हुई है अमरकंटक की पहाड़ियां। यहाँ पर एक नर्मदा कुंड है, इस नर्मदा कुंड से ही ये नर्मदा नदी यहाँ पर निकल रही है। ये पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा के पास 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला, इनके बीच में एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ होते हुए गुजरात के भरूच से 10 किलोमीटर उत्तर में अरब की खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर आप इस पूरे के पूरे आप इस रूट को समझ पा रहे होंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इस मैप को यहाँ पर लगाया है। यहाँ से इन राज्यों से सभी से होती हुई इस तरह से गुजरात का जो भरूच वाला एरिया है, यहाँ पर आप सूरत देख रहे हैं, और यहाँ पर आके अरब सागर में अपना मुहाना बना रही होती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, यानी कि 815, और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदियों में से एक नदी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब कुछ और जो जरूरी चीजें हैं इस नदी के बारे में, उनको जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। ये जो पूरी की पूरी बेसिन है, इस बेसिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका एरिया कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि भूगोल, इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो उत्तर में क्या मिलेगा? विंध्य पर्वत, पूर्व में मैकाल श्रृंखलाएं, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और पश्चिम में अरब सागर। इसको प्लीज थोड़ा सा आप अपने एटलस के अंदर मैप कर लेना, मैप पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कर्क रेखा यानी कि उत्तरी भारत में जो हम देखने को मिलेंगे तो वो इसके ऊपरी मैदान के क्षेत्र से होकर गुजरती है और बेसिन का अधिकांश हिस्सा इसके थोड़ा सा नीचे स्थित हमें देखने को मिलेगा। अब जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर नदियां तो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। ऐसा क्या रीजन है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर वापस आ रही है? तो उसका रीजन ये है कि जो भ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैलीज होती हैं, उनमें होकर प्रवाहित होती है। तो वो जो ढलान वाला मामला है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। तो उनके बीच में एक विभाजक रेखा के रूप में काम करती है प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत के बीच में। इस नदी पर कई प्रसिद्ध जो हमारे वाटरफॉल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप धुआंधार वाटरफॉल रहा, जो कि जबलपुर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है,
ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो कुछ ट्रिब्यूटरीज है हमारी हल्लोन, बंजर, बरना, ये नदियां, तवा नदी, और इनमें से जो तवा नदी है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। जिन भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तीर्थ स्थल यहाँ पर काफी सारे हैं, तो आप यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं उनको भी देख सकते हैं। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर मैप पे लगाए हैं, नर्मदा नदी से जो रिलेटेड हैं। तो महेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर वो इसके तीर्थ स्थल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कई सारे बांध हैं, वो बांध भी बनाए गए हैं, तो हम देखेंगे सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, बरगी बांध और महेश्वर बांध। ये सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नर्मदा सागर, तवा, बरगी, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर, महेश्वर। तो ये सारे के सारे बांध पूरी इस बेसिन में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। खत्म। अगला हमारा टॉपिक है स्कोर्स पोर्टल से संबंधित। क्या है ये पोर्टल? तो दरअसल सेबी, यानी कि हमारा सेबी किस चीज से, जो हमारे मार्केट में जो इन्वेस्टर, जो निवेशक होते हैं, उन यानी कि अच्छा कंपटीशन बनाए रखने के लिए और निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी शिकायत हो सकती है तो इस स्कोर के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से जो कुछ शिकायतों का समाधान है, जो निवारण है, वो यहाँ पर सेबी के माध्यम से किया जाता है। तो सेबी ने पिछले महीने अपने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म, तो स्कोर्स क्या है? ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म, इसका नाम है स्कोर्स। इसके माध्यम से 4493 निवेशक शिकायतों का समाधान किया है। तो ये किस उद्देश्य के लिए है वो आपकी समझ में आ गया होगा इसी को पढ़ने के माध्यम से। स्कोर्स क्या है, इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, क्या पता यही आ जाए सीधा सीधा। तो ये सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, रिड्रेस सिस्टम, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 2011 में इसको शुरू कराया गया था। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये निवेशकों को सूचीबद्ध संस्थाएं, यानी कि जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं और सेबी में रजिस्टर्ड जो मार्केट के इंटरमीडिएटरीज होते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई शिकायत अगर किसी को दर्ज करानी है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन इन्वेस्टर के हितों को संरक्षित किया जा सके, तो उनको ट्रैक करने की जो सुविधा है वो सुविधा यहाँ पर दी जाती है। स्कोर्स 2.0 फ्रेमवर्क, इसके अनुसार शिकायतें स्वतः संबंधित संस्थाओं को अग्रेषित कर दी जाती हैं और साथ ही साथ उनको 21 दिनों के भीतर में एक जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इस तरह से जो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके संरक्षणों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये बाजार मध्यस्थ हैं, सूचीबद्ध कंपनी हैं, उन सभी के खिलाफ में यहाँ पर जो ऑनलाइन दर्ज शिकायत करी जाती है। और अगर कोई किसी के पास स्कोर्स के बारे में किसी को अंदाजा नहीं है तो वो सेबी के ऑफिसेज में या फिर जो भी जो ऑथेंटिक जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर जाके आप ऑफलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर उस ऑफलाइन सेंटर से इस स्कोर्स पोर्टल पर उस शिकायत को यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा और ये अपलोड करके फिर प्रोसेस करने के लिए इस कंप्लेंट को आगे भेजा जाता है। अगली खबर है हमारी G7 से संबंधित, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब पीएम मोदी जी अपनी यात्रा पर निकले तो G7 की बैठक में, यानी कि G7 में वो भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कहाँ गए? कनाडा के लिए उनको जो है रवाना जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कनाडा वो गए थे। बात करते हैं G7 के बारे में। तो जैसा G7 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्लोबल 7 मेजर इकोनॉमीज हैं उनका एक अनौपचारिक, ध्यान रखिएगा ये अपने आप में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनौपचारिक, कोई फॉर्मल नहीं है। इसमें कुछ जो देश हैं वो कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA और आपका UK। साथ ही साथ EU भी इस समूह में भाग लेता है और शिखर सम्मेलनों में जो यूरोपियन काउंसिल है और यूरोपियन आयोग है, इसके अध्यक्ष इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ये करते हैं। थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में जानते हैं, यानी कि टू द पॉइंट कंटेंट में आपको बता रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं। इसकी जो स्थापना है 1975 में जब ऑयल क्राइसिस आए थे तो उनके अगेंस्ट में, यानी कि ऐसी मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी आती है तो उन सभी चीजों से टैकल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर करी गई थी। 1998 में रूस उसमें शामिल हुआ था तो ये G8 हो गया था। लेकिन आप लोग जानते हैं 14 के समथिंग में जब रूस ने क्रीमिया पर अपना हमला करके क्रीमिया पर जब इसको कब्जा कर लिया था तो फिर रूस को इससे यहाँ से बाहर निकाल दिया था। फिर से वापस से ये G7 जो कंट्री है, G7 कंट्री यहाँ पर बन गया था 2014 के अंदर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अलग अलग जो विकास के मुद्दे हैं उन पर कॉपरेशन करना। शुरुआत में अगर देखें तो इकोनॉमी पर बेस्ड था ये, लेकिन अब इकोनॉमी से बढ़ के ये थोड़ा सा व्यापक हमें देखने को मिल गया है। विदेश नीति, सुरक्षा नीति, ट्रेड, जलवायु परिवर्तन, डेवलपमेंट, ये सभी इसके जो उद्देश्य हैं वो इसमें यहाँ पर शामिल हो गए हैं। अब इसकी शासन संरचना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। तो हम देखेंगे कोई इसका अपना परमानेंट सचिवालय नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो प्रतिक्रियात्मक दिशा निर्देश या फिर प्रशासनिक ढांचा ये स्थापित नहीं है। हर कैलेंडर वर्ष में G7 अध्यक्षता एक जो सदस्य देश है इसको दी जाती है। यूरोपियन संघ को अध्यक्षता यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो केंद्र बिंदु मुख्यतः यही होता है और इसमें 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं
वो भाग लेते हैं। और शासनाध्यक्ष यूरोपीय संघ के जो प्रतिनिधि हैं, उन देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्षता द्वारा आमंत्रित किया जाता है, यानी कि मेंबर तो मेंबर। लेकिन अब देखो, इंडिया में से भी मोदी जी भी गए हैं, लेकिन वो इसके पार्ट नहीं है, यानी अध्यक्षता तो नहीं, यानी कि हम सदस्य तो नहीं G7 के, बट हमें इन्वाइट किया जाता है इन लोगों के द्वारा, या फिर अन्य जो एंटिटीज हैं या फिर कंट्री के जो शासन अध्यक्ष हैं उनको इन्वाइट किया जाता है, तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इनका एजेंडा और प्राथमिकता हर वर्ष की अध्यक्षता द्वारा तय करा जाता है। फैसले जो हैं वो आम सहमति के माध्यम से लिए जाते हैं। दैट्स इट। मल्टीपल रिसोर्सेज, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो आपको एक केवल वीडियो जो से 15 से 20 मिनट का होता है, इसमें आपको हाईली एग्जाम ओरिएंटेड इनरिच कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी इस मेहनत को, या फिर आपको लगता है कि ये कंटेंट एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन की इस लेवल का है, तो डेफिनेटली आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय बाय।